सर मेरा नाम प्रीतिपाल है और महेंद्रगढ़ हरियाणा से हूँ। मैं यहाँ पे सुपरविज़न करता हूँ। अगर लेबर जब मेरे पास नहीं होती है तो मैं लेबर वर्क भी मैं यहाँ करता हूँ। मेरे ही फार्म है और मेरे पास में 2 साइडें हैं और 2 साइडें मैंने बाहर रेंट पे ले रखी हैं। तो आपको अभी जो आप पालते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए, प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ का वेदर है। कभी ठंड इतनी हो जाती है उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके लिए हमने भट्ठी रखी हुई है, ठीक है, और तापमान मेंटेन करने के लिए ऊपर हमने पोले भी डाले हुए हैं। अभी सर्दियों में सबसे बड़ा इश्यू तो ये तापमान का ही रहता है। ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। बर्ड को तापमान का जितना रिक्वायरमेंट चाहिए वो 0 डेज के बर्ड को अगर हम कहें तो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास तापमान की रिक्वायरमेंट रहती है। या ज़्यादा ठंड होती है तो पहले अगर कम ठंड है तो एक भट्ठी से काम चला लेते हैं, फिर 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, 4 तक भट्ठी हमें एक फार्म में लगा देते हैं। इसमें पोल्ट्री में क्या होता है, आज चीज पैदा हुई तो शाम तक हावी हो जाती है, 12 घंटे में तो अपने चरम पे आ जाती है कई बार। इसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे गंबारो है, लसोटा है, CRD है, ये पूरा फ्लोक तबाह कर देती है। हमारे जितना एक्सपीरियंस है वहाँ तक तो हम बेस तो बना के लेके आते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती है हम डायग्नोस नहीं कर पाते, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसमें क्या बीमारी है, तो हमें डॉक्टर साहब के पास जाना ही पड़ता है। वो गुड़गांव बैठते हैं। तो संजीव जी, जैसे आप पिछले 30 सालों से पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और हम लोग भी पिछले कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अभी पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि पोल्ट्री व्यवसाय में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है फार्मर्स को भी, और आप तो फीड मिल के मालिक भी हैं, आपकी हैचरी भी है, आप पेरेंट भी पालते हैं, चिक्स भी निकालते हैं। तो क्या समस्याएं आ रही हैं इस समय पोल्ट्री व्यवसाय में? श्रीवास्तव जी, मैं पहले तो आपको एक कहूँगा, मुझे 30 साल नहीं, हमारे इस कारोबार को 51 साल हो गए, जिसमें 44 साल 45 साल मुझे काम करते हो गए, और इसमें बतेरे ही उतार चढ़ाव आते हैं। बिल्कुल। जैसा कि आपको ये पूछ रहे हो कि भाई इसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, पोल्ट्री में मेन समस्या जो है प्राइजेस की है। हाँ, बिल्कुल सही। कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारी एग एंड चिकन की, वो फार्मर को पूरी नहीं मिल रही। बिल्कुल सही। और काफ़ी सालों से नहीं मिल रही। उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण काफ़ी फार्मर बंद होते जा रहे हैं। बिल्कुल। ओपन फार्मिंग मैं भी देख रहा हूँ, कई सालों से ओपन फार्मिंग जो 50% और इंटीग्रेशन 50% होता था, आजकल ओपन फार्मिंग 15% रह गई है, बाकी सब इंटीग्रेशन में तो फार्मर मजबूरी में जा रहा है ना जी। उसकी मजबूरी है कि उसको रेट नहीं मिल पा रहे। अच्छा, इंटीग्रेशन है क्या? मतलब हमारे जनरल दर्शकों के लिए जो नहीं जानते पोल्ट्री व्यवसाय के बारे में, इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन एक मजबूरी का नाम है जी। फार्मर की एक लहजे में बात की जाए, जी। फार्मर अपना जो काम है, जब उसको रेट नहीं मिल रहे, जिस कारण उसको इंटीग्रेशन में जाना पड़ रहा है। जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फर्ज करो आज मुर्गे की कॉस्ट, चिकन की कॉस्ट 88 रुपीज़ है। बिल्कुल। आज मार्केट में मुर्गा 73-75 बिक रहा है। बिल्कुल सही। जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 12 से 15 रुपये किलो आज डाउन है। बिल्कुल। और अगर 10 दिन पहले चले जाओ तो ये 20 से 25 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेस बिक रहा है। तो जब उसको प्राइस नहीं मिलते तो वो इंटीग्रेशन की तरफ मूव करता है। बिल्कुल। कि वो व्यवसाय में बना रहे, जो खर्चे निकालने हैं, फार्म अगर वो नहीं चलाएगा तो वो फार्म खंडर हो जाएगा। बिल्कुल। वहाँ भी वो ज़्यादा कुछ कमा नहीं पा रहा, उसको मजबूरी है उसकी। तो इंटीग्रेशन में आप लोग उनको चिक्स भी देते हैं, फीड भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, और वो आपको पाल के पैसे देते हैं, जिसके लिए आप उनको पैसे देते हैं उनकी आजीविका चलाने के लिए। हाँ, इंटीग्रेशन में क्या है, सारी चीज़ें हम देते हैं उसको, चिक्स से लेके मेडिकल फैसिलिटी, डॉक्टर, दवाइयाँ, फीड, और चिकन उठाते भी हम ही। उसको रेडिंग चार्जेस मिलते हैं। रेडिंग चार्जेस उसको तय हो जाता होगा, पहले ही तय हो जाता है, उस मुताबिक उसको जो है वो
प्राइस दी जाती है। ओके, मतलब जो लोग किलो के open ऊपर दी farming जाती है, छोड़- 7.5-8 रुपए के करीब वो आज की डेट में जनरल ट्रेंड है, 7.5-8 रुपए का वो किलो के ऊपर उसको मिलता है। आपका कहने का मतलब ये जो लोग ओपन फार्मिंग घाटे की वजह से, जो उनको घाटा हुआ जिसकी वजह से फार्म बंद होते जा रहे हैं, तो वो चूंकि कारोबार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपने इस तरीके से एक मॉडल बनाया आप लोगों ने कि उनको उनकी आजीविका चलती रहे। ये हमने मॉडल नहीं बनाया, हमें भी मजबूरी में जाना पड़ा है। जी जी ये हमने भी अब चिक्स निकलते हैं, चिक्स का कस्टमर नहीं है। जी। पहले फार्मर लेता था, फार्म बंद हो गए तो चिक्स कहाँ लेके जाएं। ठीक कहा आपने, राइट। फीड बेचनी थी, फीड बिक्री बंद हो गई, हाँ तो बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हो गई। बिल्कुल। तो मैंने बताया ना, ये सिर्फ मजबूरी है। अगर फार्मर को एक गवर्नमेंट चिक और अंडे के प्राइस को एमएसपी पे ले आए तो ओपन फार्मिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। इंटीग्रेशन धीरे धीरे नहीं एकदम खत्म हो जाएगी। उसको उसके लागत प्राइस मिल जाए ना, जो लागत प्राइस उसकी है खिलाने पालने की, बड़ा करने की, उससे उसको 5%, 2%, 10% मार्जिन मिल जाए तो वो काम कर सकता है। वो ना मिलने की वजह से इंटीग्रेशन में जा रहा है, और वो इंटीग्रेशन हमारी भी मजबूरी हमें करनी पड़ रही है। अभी पोल्ट्री इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में आती है या? आज की स्टेज में तो मेरे हिसाब से ना एग्रीकल्चर में ना इंडस्ट्री में। हम सरकार से ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इसे एक स्टेटस दे दो, एग्रीकल्चर में देके, ताकि हमें बिजली सस्ती मिल जाए। वो नहीं हो पा रहा अभी तक। तो सरकार से हमें क्या क्या मदद मिल रही है? जैसे पीछे सोए के प्राइस से 110 रुपए तक चले गए थे। नहीं, तो सरकार में उसने बड़ी मदद करी थी हमारी, दोनों हाथ खुले हाथ से मदद करी। अच्छा। बहुत ज़्यादा हमारी सुनवाई हुई। पिछले साल सोया में बड़ी सट्टेबाजी हुई। जी उस सट्टेबाजी के कारण फार्मर को बहुत नुकसान हुआ। पहले कोरोना से मरा हुआ था फार्मर, बिल्कुल कोरोना के कारण बड़े रेट डाउन हुए। आपने देखा कि कोरोना के कारण चिकन दबाना पड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। फ्री में बेचे। हाँ उस लॉस से निकले ही थे, फार्मर रिवाइव किया तो सोया के प्राइस ने पिछली बार 100-110 रुपये किलो चिकन प्राइस हो गया, जो तकरीबन सोया का प्राइस 35-40 रुपये होता था। जी जी जी। वो सट्टेबाजी के कारण वो 110 रुपये तक चला गया। और उसमें भी क्वालिटी जो है, अगर मैं आपको एक आम भाषा में बताऊं तो 220 रुपये किलो की थी, उसमें आधी मिलावट आ रही है। अरे बाप रे। जिसके कारण चिकन पल नहीं पाया, फार्मर को बड़ा भारी नुकसान हुआ। फिर हम मिल के संस्थाएं सारी गवर्नमेंट के पास गई, और गवर्नमेंट ने बड़े ही सह दिल से उसमें हमारा साथ दिया। तो आज जो सोया के प्राइसेस हैं वो 40 से 45 रुपए के बीच में है, जो सोया किसानों के लिए भी और पोल्ट्री के किसान के लिए भी, दोनों के लिए भाई। तो आज हमारे साथ है मिस्टर RS लांबा, जो कि रोविटेक्स फीड्स प्राइवेट लिमिटेड के MD हैं, और ये करनाल में फीड मिल चलाते हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स में से एक हैं। तो लांबा साहब, स्वागत है आपका। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि सबसे ज़्यादा जो स्टेक होता है वो फीड का होता है, पोल्ट्री फीड का, क्योंकि मैक्सिमम पैसा फार्मर जो है वो फीड के लिए ही खर्च करता है और उससे ही उसका प्रोडक्शन होता है। तो एक क्वालिटी फीड का क्या रोल होता है? तो सबसे पहले आपको एक चीज छोटी सी आपने अभी खुद बताई कि फीड का 60 से 70% जो इन्वेस्टमेंट हमारे फार्मर भाइयों की पोल्ट्री इंडस्ट्री में होती है वो फीड के ऊपर ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि उत्तम क्वालिटी का फीड का रोल क्या है। बिल्कुल वही। ठीक है, और उत्तम क्वालिटी का फीड अगर हमारे फार्मर भाई अपने पक्षी को खिलाते हैं तो उससे जो सबसे इम्पोर्टेंट एक हमारा थ्रेट आता है पोल्ट्री इंडस्ट्री में कि मोर्टेलिटी का, जो पक्षियों के मरण का होता है, तो हम उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल पा सकते हैं कि अगर हमने अच्छे फीड से अच्छी डाइट अगर हमने पक्षी को दी है। नंबर 1। नंबर 2 में जो ब्रॉयलर इंडस्ट्री में और एज फार एग इंडस्ट्री का भी सवाल है, तो एग इंडस्ट्री में नंबर ऑफ एग्स और ब्रॉयलर इंडस्ट्री में FCR, जिसको कि फीड कन्वर्शन रेशियो कहते हैं, ये एक भली भांति परिचित शब्द है जो सारे फार्मर भाइयों को पता है कि FCR जितना कम से कम होगा फीड उतना ही अच्छा फीड कहलाएगा कि उस फीड से अच्छी FCR आई। चूंकि इसी FCR के माध्यम से हमारी फीड कॉस्ट के माध्यम से हमारा जो रेडी बर्ड हमारा तैयार होना है, अगर ब्रायलर के केस में हम कहते हैं, तो उसकी कीमत हम कम से कम
कीमत पे हम उसको तो इस तैयार बात में करते मुझे एक प्रश्न याद आता है, आपसे मेरी एक बार बात हुई थी, आपने बताया कि एफसीआर के आगे अब हम वीसीआर पे काम कर रहे हैं, जिसको वैल्यू कन्वर्जन रेशियो बोलते हैं। वो वैल्यू कन्वर्जन रेशियो क्या है? कि एफसीआर कुछ साल पहले तक फीड कन्वर्शन रेशियो के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था और उसमें यह कहा जाता था कि जिस फीड के साथ हमारे पक्षी की जो एफसीआर है, फीड कन्वर्शन रेशियो है, कि अगर हम 1 किलो फीड खिला के कितना मीट की मात्रा को बर्ड से प्राप्त करते हैं, ज्यादा लोग उसी के ऊपर ध्यान देते थे। 2-3 पैरामीटर वो बिल्कुल छोड़ देते थे कि मोर्टेलिटी कितनी हुई, दवाइयों का खर्चा कितना हुआ, हमारे बर्ड का इम्यून सिस्टम हमने इन्हांस कर सके कि नहीं कर सके। और आज अच्छी फीड की जो परिभाषा है संजीव जी, वो ये है कि वैल्यू कन्वर्शन रेशियो, यानी कि हमारा उत्तम क्वालिटी का जो चिकन का उत्पादन हम कितने फीड के साथ, कितनी कीमत के साथ हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम वैल्यू कन्वर्शन रेशियो से हम लोग उस चीज का अध्ययन करते हैं और उस चीज को कैलकुलेट करते हैं। ओके। अच्छा, अब चूंकि ये क्वालिटी फीड बनाना सबके बस का तो नहीं है, क्योंकि छोटे फार्मर हमारे नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है, कैसे वो एक क्वालिटी फीड बना सकते हैं? कारण है कि फीड को ओन फीड बनाना, मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे जो छोटे फार्मर हैं वो रेडीमेड फीड के ऊपर निर्भर है, जिनकी की कॉस्ट एज कंपेयर टू ओन फीड ज्यादा पड़ती है। क्योंकि फीड मिलर से जब वो फीड प्राप्त करते हैं तो प्रोसेसिंग चार्जेस भी लगने हैं, फीड मिलर ने अपना प्रॉफिट भी लेना है। ओविटेक्स इंडस्ट्री के माध्यम से हम अपने फार्मर भाइयों को कॉन्सेंट्रेट की शक्ल में एक कंपोजिट पैक सॉल्यूशन देते हैं, जिससे कि हमारे फार्मर भाइयों के जो 25 से 30 इंग्रेडिएंट का न्यूट्रिशनल पैरामीटर की जो इन्वेंट्री होती है वो बहुत ह्यूज होती है। बड़ा फार्मर, बड़ा फीड मिलर तो इस चीज को अफोर्ड करता है, लेकिन छोटा फार्मर इस चीज को अफोर्ड नहीं करता। और हम जब उसको कॉन्सेंट्रेट देते हैं, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेप्ट के साथ हम उसका एक सॉल्यूशन हम बहुत ही उचित मात्रा से दे सकते हैं। अब फार्मर को क्या करना है, सिर्फ मक्का उपलब्ध करना है, सोया उपलब्ध करना है और कुछ मात्रा में ऑयल को उपलब्ध करना है। इन 3 इंग्रेडिएंट के आने के बाद जब वो कॉन्सेंट्रेट के साथ अपना फीड की मिक्सिंग करके बर्ड को खिलाता है तो उत्तम क्वालिटी का फीड वो कम इन्वेंट्री में, यानी उसको हम दूसरे शब्दों में अगर ये कह दें कि रनिंग इन्वेंट्री में, वो हाँ, लेस इन्वेंट्री में उत्तम क्वालिटी का फीड बना लेता है इस चीजें इकट्ठा करने। with the technical guidance of any of the concentrate manufacturer, I will not say कि I am the only concentrate manufacturer in India, but after 20 years experience I can say with proud that yes, in this segment we are one of the pioneer of this concentrate manufacturing industry. हमारी कंपनी का नाम जो मैंने पहले अर्ज किया कि रोविटेक्स एग्रोकेम है और करनाल में स्थित है। तो अब हमारे साथ हैं पंकज अस्तवाला जी, जो कि रीजन बायोकॉर्प में नेशनल सेल्स मैनेजर हैं, और मेडिसिन की कंपनी है, जैसे पोल्ट्री मेडिसिन का भी काफ़ी रोल होता है फार्मर्स की अपलिफ्टमेंट में, उनकी बेहतरी के लिए। तो पंकज जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्वालिटी मेडिसिन का क्या रोल है पोल्ट्री में? जैसे बहुत से फार्मर से हमने बात करी तो वो बोलते हैं कि अभी मुर्गे का कॉस्ट नहीं मिलता है, अंडे का कॉस्ट नहीं मिलता है और नुकसान होता है। तो उससे बचने के लिए क्वालिटी मेडिसिन कहाँ तक कारगर हैं और कैसे कारगर हैं? संजीव जी, जैसे कि आप भी पोल्ट्री इंडस्ट्री में काफी टाइम से हैं और हम भी हैं, जी। और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में हमने काम किया है पोल्ट्री के। तो मेडिसिन वैसे तो कहने को एक छोटा पार्ट है, लेकिन उस छोटे की इम्पोर्टेंस भी कम नहीं होती कि आपका शारीरिक वजन हो सकता है कि 80 किलो हो, मेरा हो सकता है कि 85 किलो हो, या 100 किलो तक का भी हो, या 70 किलो का आइडियल वेट मैनेजमेंट भी हो। तो उसको भी अगर कहीं बुखार, सर दर्द या कुछ हो जाए तो उसको दवा तो एक छोटी सी गोली ही दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं ना, एक जर्रा ही सही वजूद तो है मेरा। वैसे ही जो मेडिसिन लाइन के अंदर जो मेडिसिन की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, जबकि वो रेशियो बहुत कम है। आइडियली वी कैन से इट इज अप टू 5% मैक्सिमम, बट चूंकि ये साइंटिफिकली मॉडिफाइड बर्ड है, उसको जैसे साइंटिफिक डाइट देते हैं वैसे ही साइंटिफिक दवा का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो दवा में सिर्फ उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसका
जो थर्मोकाइनेटिक्स डायनेमिक्स है, जो ऑब्वियसली जैसे हिंदी भाषा में बोला जाए कि कौन से चक्के का आटा खाते हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वही इंपॉर्टेंस किसी फॉर्मुलेटर का आ जाता है। और वो फॉर्मुलेटर की कंसिस्टेंसी देना, उसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड से मैच करना, और जब कभी भी वो दवा किसी भी सुपरवाइजर के थ्रू, किसी फार्मर के थ्रू, किसी कंसल्टेंट के माध्यम से जब कभी किसी भी पोल्ट्री को रिक्वायर्ड हो और वो लगे, तो जब कभी दवा दवा की तरह लगे, तो वो दवा का काम भी करे और उसका प्रोडक्शन भी रिस्टोर करे। ये आने वाले टाइम का चैलेंज है, और जिसके चलते क्वालिटी मीट प्रोड्यूस हो, जिसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर मैचअप कर सके, अपने बच्चों का आगे आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट कर सके। इस कह सकते हैं आप, सबसे चीपेस्ट प्रोटीन डाइट विच इज अवेलेबल इन द ओपन मार्केट, whereas our egg consumption is still very low as far as the world standards are concerned. And this AMR issues, all those things we have to take care as a pharmaceuticals representative. तो अब हमारे साथ हैं मिस्टर FM शेख, जो कि पोल्ट्री फार्मर ब्रॉयलर वेलफेयर फेडरेशन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पोल्ट्री फार्मर्स की बेहतरी के लिए बहुत सारा काम करते हैं। इनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, और चूंकि हम दोनों ही कानपुर के हैं तो मैं देखता रहता हूँ आपकी एक्टिविटीज़। आप बहुत ज़्यादा फार्मर्स के हित में काम करते हैं। लेकिन शेख साहब, शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनको बताने के लिए कि ये PFBWF जो ब्रॉयलर वेलफेयर फेडरेशन है, ये क्या है और इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई? नमस्ते सभी दर्शकों को। देखिए, इसकी स्थापना तो हमने नवंबर 2019 में की थी, और हमने इंडस्ट्री में ये देखा कि जो कुछ समस्याएं ऐसी होती है पोल्ट्री फार्मर की या मिडिल बिजनेसमैन की, जो कि सिर्फ स्टेट में ही नहीं, वो बाकी सभी स्टेट में जो प्रभावित करती है। बिल्कुल कि सही। जैसे पीछे 2017, हाँ 2017-18 में अपने डे ओल्ड चिक दाम बढ़े, तो वो दाम अकेले यूपी में, कानपुर में, लखनऊ में ही नहीं बढ़े, वो हरियाणा में बढ़े, गुजरात में भी बढ़े, तमिलनाडु में भी बढ़े, सब तरफ बढ़े। तो उस टाइम हमने ये फील किया कि फार्मर की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो कि जो नेशनल लेवल के इश्यूज को एड्रेस कर सके, और उसके पर्पज के लिए हमने कॉमन इश्यूज के लिए इसको फार्मर के और इंडस्ट्री के कॉमन इश्यूज के लिए हमने इसको अपने 10-11 स्टेट के साथियों को लेके इसको फॉर्मेट किया, और भारत सरकार के पास में पहली बार इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम फार्मर की जो ग्राउंड की जो समस्याएं हैं उनको लेकर पहुंचे। बिल्कुल सही। अभी तक कितने सदस्य हैं अपने पास? देखिए, हमारे पास में जो सदस्य हैं उनकी संख्या तो लगभग अपने पास में करीब 5,000 के आसपास है, कि जो इस संस्था से भी जुड़े हुए हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग से, तो लगभग 5,000 से ऊपर जो है वो लोग इससे जुड़े हैं। लेकिन हम कितने सदस्य हैं उसके ऊपर कभी का वो नहीं रखते हैं, हमारे इतने सदस्य हैं और हमने जो सदस्य हैं उनके ऊपर उनके हित के लिए काम करना है। हमारा है कि जो इंडस्ट्री के पार्ट हैं और जो सदस्य नहीं है और इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर है, उनकी वो नहीं भी जुड़े तब भी हम उनकी समस्याओं को एड्रेस करते हैं। वो मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। आपको कोई भी, अगर कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या लेके आता है तो आपने कभी भी निराश नहीं किया। और कोरोना काल में हमने देखा था कैसे आपने गाड़ियों के लिए या DM को ज्ञापन देना, और गाड़ियां जो पकड़ी जा रही थी उनके उसके लिए SP सिटी से बात करना, वो सब मैंने देखा हुआ है, पर्सनली देखा हुआ है। मेरा प्रश्न ये इसलिए था कि देखिए, जितनी ज्यादा संख्या होती है उतनी ज्यादा ही उस ऑर्गेनाइजेशन को बल मिलता है, उस फेडरेशन को बल मिलता है, जिससे हम अपनी समस्याएं ज्यादा मजबूती से सरकार के शासन के समक्ष रख सकते हैं। तो अगर आपको अप्रोच करना है, वैसे तो आप ट्विटर से भी जुड़े हैं, फेसबुक लिंक से भी जुड़े हैं, और हर तरीके से सोशल मीडिया पे पूरा ही एक्टिव रहते हैं, तो आपके पास अप्रोच करने के लिए कोई सुलभ साधन, जिससे जो भी हमारे ये सुन पाएंगे तो वो आपको अप्रोच कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं आसानी से? सबसे आसान तरीका आपको अप्रोच करने का? देखिए, सबसे आसान तरीका तो यह है कि मेरे को लगता है कि जितने भी अपने इंडिया में स्टेट है, हमें लगता है कि 20 से ऊपर स्टेट में लोगों के पास में मेरे नंबर हैं,
जी। और अगर कोई आदमी अगर गूगल में अगर मेरा नाम भी अगर डाल ले, पोल्ट्री नाम भी डाल ले, तो हम सर्च हो जाते हैं। जी। तो आदमी हमें पर्सनली जो है वो संपर्क करता है, और मेरे पास में हफ्ते के कम से कम 50 लोगों के अलग अलग एरिया से फोन आते हैं। तो अब संस्था से जुड़ने के लिए फिर हमारे पास में फॉर्म है, वो फॉर्म फिलअप करना है, वेबसाइट है, वो सर्च करके हम आ सकते हैं। तो मेरा खुद का जो नंबर है वो लोगों के पास में, काफी लोगों के पास में है। और आप यकीन मानिए कि कोरोना के टाइम में जितने एफर्ट हम लोगों ने किए, और उस टाइम पे क्योंकि सिर्फ डिमांड जो है वो जीरो हो जाना, सबसे पहले ये था कि गवर्नमेंट से इस चीज को मान्यता दिलाना भी ये एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है। जब 23 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ने इसको मान्यता हमारे उससे कम्युनिकेट करने से, क्योंकि जितने बड़े ग्रुप थे उन लोगों ने तो क्या है कि अपना इंटीग्रेशन का बर्ड था वो फार्मर को दे दिया, भी ना तो हम तुमको फीड देंगे ना हम तुमसे बर्ड लेंगे, ये बर्ड तुम्हारा, और हम आगे अभी जब तक हालात ठीक नहीं होंगे हम तो वो तो फ्री हो गए। अब उसके बाद में हम जो फार्मर है और जिन फार्मर के पास में वो बर्ड था, अब उनके पास में फार्मों में ये परेशानी थी कि पुलिस जो है वो फार्मों में पहरा देके बैठ गई थी। बिल्कुल। इवन कि मेरे खुद के लखनऊ के फार्म पे पुलिस आके बैठ गई थी भी यहाँ से बर्ड आप बाहर नहीं निकाले। तो बिल इस तरह की सिचुएशन में हमने गवर्नमेंट को जब बताया तो चौधरी साहब ने उस बात को सुना, और उन्होंने फिर जो 23 मार्च को जो लेटर निकाला कि भी ये इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है, इसके व्हीकल को ना रोका जाए। उस टाइम में लॉकडाउन अनाउंस नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब वो लेटर निकाला तो उस टाइम में लॉकडाउन अनाउंस अनाउंस नहीं हुआ था। हाँ, फिर उसके बाद में उस लेटर के माध्यम से जो स्टेट गवर्नमेंट की जो इसेंशियल कमोडिटीज की जो लिस्ट बनी, उसमें चिकन वगैरह का नाम जो है वो बिल्कुल आप जो लोगों ने ऐड करवाया था। 22 तारीख को जो लिस्ट गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं था, उसमें फिर उसको मेंशन करवाया। तो उससे फिर सारी चीजें बनी। तो उस टाइम से लोगों के पास में मेरे नंबर ऑलरेडी है, और लोग मेरे नाम को जानते हैं। तो मेरे से कम्युनिकेशन तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आसान है। तो आज हम बैठे हैं शब्बीर साहब के पास, और आपको मेरे ख्याल 60 साल के आसपास हो गया होगा अभी तो पोल्ट्री में। अब तो आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, 75 साल में आज़ाद हुए भी हो गया, और लगभग 60 साल आपको भी पोल्ट्री इंडस्ट्री में। तो कैसे ये उत्तरोत्तर कैसे पोल्ट्री ने ग्रो किया, क्या क्या हुआ, कुछ संक्षेप में बताएं कि आप। अगर हम पुरानी पोल्ट्री की बात करें तो ब्रिटिश जब सरकार थी यहाँ पे, करीब करीब सारे कैंटोनमेंट छावनी में हर शहर के, उन्होंने एक जो पुराना सिस्टम था पोल्ट्री का, हर जगह उन्होंने पोल्ट्री शुरू की थी, और उसमें स्टॉक भी उन्होंने इम्पोर्ट किया था। और जैसे व्हाइट लेगॉर्न है, ब्राउन लेगॉर्न है, ब्लैक लेगॉर्न है, RIR है, ऑस्ट्रेलाप है, इस तरह की ब्रीड मंगा के उन्होंने हर जगह अलग अलग रखी थी। वो चल रही थी, वही पोल्ट्री थी हमारी। हाँ, जो देसी ब्रीड हमारी है वो गांव-गांव में जरूर थी मौजूद, बैकयार्ड पोल्ट्री जिसको कहते हैं, वो जो भी पहले से चली आ रही थी वो चलती आ रही है। अब बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ इस तरह की पोल्ट्री से काम तो चलना नहीं था। बिल्कुल। और अगर हम देखें शुरू से और आज तक, अगर हमारा मुल्क कहीं कम रहा है तो प्रोटीन डिफिशियंसी हमारे खाने में रही है, मेल न्यूट्रिशन रहा है, और आज भी है। तो उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि हाई परफॉर्मेंस की लेयर हो, या बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ हो जिससे मीट मिल सके। तो इस तरह का तो आज़ादी के बाद जो है गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने उसको ध्यान देना शुरू किया, और काफ़ी काम उसके ऊपर हुआ। उसमें FAO ने काफ़ी मदद की, और FAO के एक्सपर्ट्स भी इंडिया आ गए। हमें याद है अच्छी तरीके से डॉक्टर मैकार्डर आए थे वो, और काफ़ी साल रहे इंडिया में वो, और गांव-गांव विजिट करते थे। गांव की पोल्ट्री को भी उन्होंने डेवलप कराया, मॉडर्न पोल्ट्री को भी करवाया। तो सरकार चाहती थी कि डेवलपमेंट हो, रूरल भी और अर्बन दोनों तरफ डेवलपमेंट हो, मॉडर्न भी हो, और वो पुराना जो हमारा सिस्टम था वो भी चले, लेकिन उसमें सुधार कैसे उसके ऊपर चलता रहा। तो ये सब चल ही रहा था। लेकिन 1961 आप समझें, या 60 समझ लो, पता नहीं सरदार प्रताप सिंह कैरो, उस वक्त जो पंजाब और हरियाणा पंजाब एक ही था, उस वक्त उसके वो चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने सपना देखा, क्या देखा, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को बुलाया कि भाई 6 महीने के अंदर हम पूरे
ये पंजाब कहलाता था, हरियाणा तो कहलाता नहीं था। 6 महीने के अंदर हम पूरे पंजाब में पोल्ट्री हर गांव में देखना चाहते हैं। अच्छा। और उसके उन्होंने 2 फायदे गिनाए। फर्टिलाइजर इंपोर्ट होता था, उन्होंने कहा एक तो हमको मुफ्त की खाद मिलेगी, दूसरा हमारे जो यूथ है, जो यंग जनरेशन आ रही है, उनको खाने के लिए अंडा मिलेगा, उनका ब्रेन डेवलपमेंट होगी, उनका शारीरिक विकास होगा। तो हमें वही चाहिए, इसके लिए 6 महीने के अंदर शुरू करो। तो तय बात है कि सरदार प्रताप सिंह कैरों के सामने डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को पसीना जरूर निकला होगा कि 6 महीने में हम कहाँ से कर देंगे। तो उन्होंने कुछ रखी बातें कि हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है, ट्रेंड आदमी नहीं है। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं मालूम, जैसे भी करना करो। तो उन्होंने किया। तो उसी 6 महीने में स्टाफ भी ट्रेन किए गए और जगह जगह सेंटर बनाए गए ट्रेनिंग के। उसमें गुड़गांव भी एक सेंटर बना था, गुरदासपुर था, और कई जगह तो करीब अम्बाला था, करीब 6 जगह सेंटर बनाए गए जहाँ पे किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती, सब कुछ की जाती है। अब स्टाफ कैसे ट्रेन किया जाए उसके लिए उन्होंने वेटरनरी कॉलेज से टाई अप किया। और अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं कि वेटरनरी कॉलेज को भी मॉडर्न पोल्ट्री के ऊपर इतना एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी सिखाया वो इतना ज़रूर सिखा दिया कि उससे हम लोग की इंडस्ट्री ग्रो कर सके। मॉडर्न पोल्ट्री डॉक्टर बीवी राय को कहा जाता है फादर ऑफ पोल्ट्री, और मॉडर्न पोल्ट्री लाने का श्रेय उनको जाता है, डॉक्टर बीवी राय को। इसका अगर मैं कहूँ तो ये मॉडर्न पोल्ट्री जो है 1962 से शुरुआत है। उसकी शुरुआत की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जैसे मैंने बताया कि सरदार प्रताप सिंह कैरों ने सपना देखा, क्या देखा। पंजाब गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी बाहर की जो ब्रीड्स हैं, ब्रीडिंग फार्म बड़े बड़े आ चुके थे उस वक्त, काफ़ी डेवलपमेंट, बाहर तो बहुत पोल्ट्री डेवलप कर चुकी थी। तो जो टॉप की जो लेयर फार्म थे या ब्रॉयलर फार्म थे वर्ल्ड के, उनसे ऑलरेडी वो लोग करस्पॉन्ड कर रहे थे। तो सरदार प्रताप सिंह कैरों ने जो गुड़गांव में रानी शेवर पोल्ट्री शेवर कनाडा के साथ कोलैबोरेशन खुला, तो शेवर के साथ उनकी कुछ कॉरस्पॉन्डेंस चल रही थी। उन्होंने क्या किया कि वो फाइल ले जा करके जनरल नेहरा को 7 कुशल रोड दिल्ली में वो खुद दी। उन्होंने कहा भाई ये इसको पोल्ट्री को तुम लोग ये ब्रीडिंग फार्म है, इससे बात करो और इसको यहाँ पे कोलैबोरेट करके इंडिया में काम शुरू करो। जब साहब ने कहा कि भाई हमारे पास ज़मीन तो है नहीं, कह उसकी फिक्र मत करो। खैर उन्होंने जब बातचीत की वो नेगोशिएशन जो है कामयाब हो गया और उन्होंने बाकायदा जहाँ आज मारुति है उसके सामने रानी शेवर पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म को 4 एकड़ ज़मीन एक्वायर करके दे दी। आज वो 27-28 एकड़ का एरिया है और वहाँ पे जो है ऑपरेशन शुरू हो गया। ये सरकार इंटरेस्ट ले रही थी। अच्छा, लेकिन 62 ही में तुम तो खैर यूपी की ही हो, तुम्हें जान के खुशी होगी, सबसे पहले हार्ब्रेकर अमेरिका के कोलैबोरेशन में एसबी सरन वहाँ तलेगांव महाराष्ट्र में ब्रीडिंग फार्म उन्होंने शुरू किया। अच्छा। ब्रॉयलर उनका टॉप का था और उसके बाद लेयर भी लाए वो, और वो रहने वाले आपके यूपी के ही थे। अच्छा। उनका रिलेशन जो इलाहाबाद और गोरखपुर से था। एनीवे 63-64 में तीसरी कंपनी आती है। 62 में रानी शेवर आ गया, 63 में या 64 अर्ली में एक तीसरी कंपनी आती है हाईलाइन हाइब्रिड करनाल, सरदार गोपी सिंह लेकर के आए। उसके बाद अच्छा इत्तेफाक अच्छी बात ये हुई कि इनके साथ वहाँ से वो एक्सपर्ट्स भी आए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए। उन्होंने अच्छा सही बात ये थी कि वाकई ट्रेंड स्टाफ था ही नहीं। मिसाल के तौर पर रानी शेवर, अब रानी शेवर में जो पहले एक्सपर्ट आए मिस्टर फॉलर एंड मिसेस फॉलर। मिसेस फॉलर हाइची एक्सपर्ट थी और मिस्टर फॉलर जो वो ओवरऑल मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे। जब ये आए यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि हमें इंडियन चाहिए ट्रेंड स्टाफ, तो पता चला यहाँ मिलना मुश्किल है, मिला ही नहीं। तो ये हुआ कि भाई हम ले करके स्टाफ पढ़ा लिखा ले करके उसको ट्रेन करें। तो एक यूएसएड की तरफ से डॉक्टर आनंद मूर आए थे,
उन्होंने कई जगह आंध्र प्रदेश वेटरनरी कॉलेज में भी पोल्ट्री फार्म खोला था, कई जगह खोले थे, स्टाफ ट्रेन किए थे। तो उन्होंने एक स्टाफ वहाँ से दिया जो बीवी राव है, अच्छा, और एक दूसरा स्टाफ और दिया जो वेटनेरियन थे, डॉक्टर मोहिउद्दीन। ये दोनों आए, रानी शेवर में 2 महीने काम किया, काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया। उसके बाद इनको छुट्टी दे दी गई और फौरन ये कहा कि भाई आप जाइए और आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाइएगा। वो एक का अपॉइंटमेंट, डॉक्टर का तो अपॉइंटमेंट लेटर चला गया, लेकिन फॉलोअर का नहीं गया और मिस्टर बीवी राव का नहीं गया। अब क्यों नहीं गया वो बातें करने की ज़रूरत नहीं मुझे, लेकिन उनका भाग्य अच्छा था कि नहीं गया उनको, वो आर्बिट्रेटर चले गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। क्योंकि जो डॉक्टर आनंद मूल थे उन्होंने इमीडिएटली जो है उनको आर्बिट्रेटर को रिकमेंड किया, उन्होंने रख लिया। वहाँ उन्होंने काफ़ी राइज किया, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ 3 जब ब्रीडिंग कंपनियाँ आ गई तो इन तीनों ब्रीडिंग कंपनियों ने काफ़ी जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी किया, स्टाफ भी ट्रेन किए, सब कुछ किए, काफ़ी कुछ इन्होंने आगे बढ़ाया और 63-4 के ऑनवर्ड जो है पोल्ट्री यहाँ की डेवलप होनी शुरू हो गई। और ये एक लंबी कहानी है कि उसके बाद दूसरा एक डेवलपमेंट शुरू होता 72 से, जबकि अपने देश में प्योर लाइन आए। तभी अब जब प्योर लाइन आई वो कैट फार्म लेके आए, पार्क्स के साथ कोलैबोरेट करके वो प्योर लाइन लाए, 1 टाइम परचेज। जब वो आई और इंडिया गवर्नमेंट आज से नहीं उसी वक्त से सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रही थी कि देश को अपने पैरों पर खड़ा होना है। ये जितने भी तीनों आए थे ये जीपी इंपोर्ट करते थे, लेकिन वो जो कैट फार्म लाया मिस्टर विनोद कपूर एंड ठाकुर रामावतार सिंह, स्वर्गीय ठाकुर रामावतार सिंह, इन्होंने उसको कंसेप्ट ये रखा कि हम ब्रीडिंग यही करेंगे, जिसमें पार्क्स ने टोटल इसमें कोऑपरेशन दी, अच्छी तरीके से दी। वो इसलिए कह रहा हूँ अच्छी तरीके से दी, जब शेवर को पता चला कि पार्क्स ने प्योर लाइन इंडिया को दे दिया तो उन्होंने एक लेटर भेजा डॉक्टर पार्क को कि भाई हाउ यू हैव सोल्ड योर एप्पल कार्ड, समझिए आप देख लीजिए। लेकिन वो भी साधु टाइप आदमी थे, उन्होंने कहा कोई नहीं, अगर कोई मुल्क डेवलप करता करे। अब जब ये केक फार्म ले आया प्योर लाइन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रही थी, तो जब इन्होंने प्योर लाइन से जीपी बनाया, फिर पेरेंट बनाया, कुछ पेरेंट भी ले आए थे ताकि इमीडिएट सेल शुरू करें, लोगों को पता चले कि पार्क्स की लेयर कैसी है। लेकिन जीपी बनाने के बाद जब पेरेंट निकलने लगा तब इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला, इंडिया विंस फ्रीडम। अच्छा, जैसे हमारे हिंदुस्तान में चूँकि हम लोग अब लगभग 150 करोड़ पहुँचने वाले, तो हमारे यहाँ कुपोषण की बहुत समस्या है। तो अंडा एक ऐसा सोर्स है, सबसे सस्ता सोर्स है जिससे हम इस समस्या से पार पा सकते हैं। तो हम कभी सरकार से बात नहीं करते कि इसको मिड डे मील वगैरह में लिया जाए, ताकि मिड डे मील में कई जगह योजनाएं चल रही हैं। इसमें सबसे बड़ी मिथ क्या है जी कि आम पब्लिक को, आम डॉक्टर्स को, ये मिथ है कुछ लोगों को, मैं कहूँगा कुछ डॉक्टरों को मतलब ये रहता है कि भाई ये अंडा किस तरह पैदा होता है। आम आदमी से अगर आप पूछोगे तो तकरीबन किसी भी इंटरव्यू को लोगे आप, तो उनका यही मानना है जी इसमें एंटीबायोटिक दे देते हैं, इंजेक्शन से हो जाता है, हार्मोन्स दे देते हैं। मैं कहता हूँ ये 100% नहीं 200% गलत है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि जो मुर्गी को अंडे को बना देगा। बिल्कुल, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। मुर्गी ने रोज अंडे देने ही देने, 26 घंटे 27 घंटे में एक अंडा तो देना ही देना। तो वो प्रोसेस मुर्गी के द्वारा दिया जाता है जी। और ऐसा कुछ नहीं है कि जब हम उसको फालतू चीज़ दे देंगे तो मुर्गी अंडा दो दे देगी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है। तो मेरा तो ये मानना है कि इसमें हमारे पोल्ट्री डॉक्टर्स, टेक्नीशियन जो इसमें हैं, और एक मीडिया के और ह्यूमन डॉक्टर बैठ के सरकार के साथ इस मिथ को दूर करें। और इस जो प्रोटीन अंडे में है एक बंद चीज़ है, ये बिल्कुल इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं कर सकते आप। हाँ, बिल्कुल सही है। मतलब अंडा एक ऐसी चीज़ है कुदरत की दी हुई जिसमें आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। सही बात है। तो उसके कारण अगर गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दे, जो खाने वाले लोग हैं,
कि भाई अंडा खाओ, क्या प्रोटीन है इसमें, क्या एनर्जी है, क्या विटामिन है, क्या मिनरल्स हैं। बिल्कुल, इससे सस्ती चीज़ फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल नहीं। फिलहाल नहीं है। तो इसको एक्सपोर्ट में हम नहीं जा सकते, इसके एक्सपोर्ट के लिए? एक्सपोर्ट भी हो रहा है, अभी इतना नहीं है, एक्सपोर्ट पे इतना ध्यान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फीड प्राइसेस बहुत हाई हैं। हाँ जी। तो एक्सपोर्ट की मार्केट में हम कम्पीट नहीं कर सकते इसको, ओके। क्योंकि हमारी फीड प्राइस ज़्यादा है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोल्ड स्टोरेज का अभी इतना ज़्यादा नहीं है। आने वाले टाइम में हो जाएगा, प्लांट ड्रेसिंग प्लांट की तरफ लोग जा रहे हैं अब। आने वाले टाइम में ड्रेसिंग प्लांट काफ़ी लगेंगे। अभी हैदराबाद में एग्जीबिशन थी हमारी, वो आज ही ख़त्म हो रही है, तो उसमें लोग गए थे, हम भी गए थे। तो वहाँ पे लोगों का ट्रेंड काफ़ी ड्रेसिंग प्लांट में जाने की तरफ है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने सुना यूपी में भी 3-4 ड्रेसिंग प्लांट लग रहे हैं। हाँ, तो वो उसके बाद थोड़ी सी और खपत में इसमें इजाफा होगा। तो पहले की मार्केटिंग स्ट्रेटजी और अब के मार्केटिंग स्ट्रेटजी, क्या चैलेंजेज हैं, क्या अंतर आया है पिछले 27-28 सालों में जब से हम एसोसिएटेड थे? पोल्ट्री तो बहुत वर्सटाइल तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई है, चाहे वेट मैनेजमेंट हो, चाहे फॉर्म मैनेजमेंट हो, चाहे वो वैक्सीनेशन स्ट्रेस हो या नंबर ऑफ वैक्सीनेशन हो। तो इस प्रोडक्टिविटी चैलेंज को मेंटेन करने के साथ साथ आपको ये बैलेंस भी रखना है कि अगर आप जैसे कूद रहे हैं, तो कूद के जब आप वापस जमीन पे आए तो आपका बैलेंस इतना ना बिगड़े कि आप गिर के मतलब चोट खा जाए। तो पोल्ट्री का मतलब यही है कि आप वैक्सीनेशन का स्ट्रेस इतना ना कर दें, ऑटोमेशन का स्ट्रेस इतना ना कर दें कि आप पोल्ट्री का दूसरा पार्ट भूल जाएं। आज की डेट में चाहे दवा है, चाहे वैक्सीनेशन है, चाहे ऑटोमाइजेशन है, चाहे सुपरविजन है, या यू कैन से कन्फिटमेंट है, ऑल दिस मैटर टुवर्ड्स व्हाट द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, अल्टीमेट प्रोड्यूस, मैक्सिमम अप टू द जेनेटिक पोटेंशियल, और उसका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी हो, वो क्वालिटी इस लेवल का हो कि हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की हम अपना एग और मीट बेच सकें। वो कब होगा? वो तभी होगा जब इस हाइजीन पैरामीटर के साथ, चाहे वो फ्यूमिगेशन से स्टार्ट करें और बेस्ट ऑफ बेस्ट डिसइंफेक्टेंट की बात करें यूज करने की। आप एक इलिटरेट अपने लेबरर का बात करें, मोस्ट लिटरेट पीएचडी स्कॉलर जो आपके फॉर्म पे विजिट करने आए, कंसल्टिंग डॉक्टर्स आए, या इन बिटवीन हम जैसे भी कहीं आपको मिले, तो उन सबका रोल तभी ज्यादा अच्छा होगा जब इनकी बात मानी जाएगी सीधे तरीके से, और हमारा एंड प्रोड्यूस जो है वो वर्ल्ड मार्केट से कम्पीट कर पाएगा। जबकि हमारे तो अपनी पॉपुलेशन ही बहुत है जहाँ पे हम इतना मास कंजम्पशन सेंटर हो सकता है, जबकि ऐसा है नहीं। चलिए, लेकिन फिर भी हम कम से कम कॉम्पिटिटिव तो इतना रहे कि ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में वो कंपटीशन आके सीधा हमारे यहाँ मार्केटिंग के अंदर माल अपना रेडी मटेरियल बेचे। उसके लिए हमें ही अपने स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे करने पड़ेंगे, और जैसा कि मैंने पहले भी बोला और आप भी जानते हैं, बीइंग ऑलमोस्ट इन द एमएससी ग्रेजुएट, कि आपका ये बर्ड जो है वो साइंटिफिकली मॉडिफाइड, बिल्कुल, इसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम बहुत बैलेंस तरीके से करते हैं। उस बैलेंस के अंदर विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, इन सब का रेशो रहता है बराबर। लेकिन कुछ फिलर्स या गैप्स ऐसे रह जाते हैं जिनकी वजह से आपको एडिशनल मेडिसिन या सप्लीमेंट करना पड़ सकता है। वो मेडिसिन सप्लीमेंटेशन जब तक आप प्रिवेंशन फॉर्म में कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, ऑलमोस्ट क्वाइट यू कैन से, वो एवेल्युएट करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि वो इस टाइम में थेरेपेटिक यूज के अंदर आएगा तो वो उतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो प्रोडक्ट वही होना चाहिए जो कि सेम प्रोडक्ट आपको थेरेपेटिक यूज के अंदर भी आ जाए और लोअर डोजेस के अंदर विदाउट एएमआर इश्यूज आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करे और प्रोडक्ट बीमार होने से पहले आपको प्रोडक्शन की तरफ ले जाए। बिल्कुल, तो हमारा जो भी सोल्यूशन है रीजन बायोकॉप का आज की डेट के अंदर, वो यही है कि हम आपको क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाए, जिसके लिए हम अपने आईएसओ सर्टिफाइड प्लांट्स एंड मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं जी, और वो क्वालिटी ओरिएंटेड हो। यही क्वालिटी मेंटेन होती है आईएसओ स्टैंडर्ड्स होने की वजह से। तीसरा ये है कि आपका वो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन हो। ये नहीं कि ये तो आपको देना पड़ेगा, इसके अलावा अलग से भी कुछ देना पड़ेगा, और वो इनोवेशन जो है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड से मैच करे। तो हमारी कंपनी का तो यही प्रोग्रेटिव है, सबका साथ सबका विकास, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कहना है। और चूंकि अब नेशनल फूड में भी आ गया है, डे मील के अंदर भी आ गया है, तो हमारा ये दायित्व और अच्छा बनता है कि हम जो भी प्रोड्यूस निकालें उसके अंदर दवा के ट्रेसेस कम जाएं, जिससे एएमआर का इशू ना हो। आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर से बहुत सारी दवा बैन हो चुका है, इंडिया वास्ट कंट्री है, यहाँ भी स्लोली ये बैन उजागर हो रहे हैं। तब हमारे लिए पोल्ट्री फार्मिंग करना थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा, प्रॉफिट क्रंच और आ जाएगा। हमें उसके लिए पहले से ही उजागर होना पड़ेगा और उसके चलते इस तरह का दवा यूज करना पड़ेगा, जैसा कि हम साइंटिफिकली बना के प्रमोट कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, या जो एक पोल्ट्री लॉबी है उनके माध्यम से। आपकी जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि पोल्ट्री में आज भी टेक्निकल एक्सपर्टाइज की थोड़ी कमी है। तो अगर कोई अच्छा सोल्यूशन लेके आता है
बीमारियों से बचने के लिए या अच्छा एजुकेशन लेके आता है कोई कंपनी या कोई भी बंदा, तो उसका सभी लोग वेलकम भी करेंगे और सभी उसकी चाह भी रखेंगे। इनको अच्छा फायदा। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा 2003 में जब पहली बार बर्ड फ्लू आया, हम लोग साथ में गए थे ज्ञापन देने भी, उस समय कृषि मंत्री राजनाथ सिंह जी होते थे। ये बर्ड फ्लू है क्या, और क्या ये वाकई मनुष्यों के लिए खतरनाक है? देखिए, ऐसा कि जब तक कि ये मीडिया अपने को कंट्रोल नहीं करेगा तब तक ये बीमारी भी कंट्रोल नहीं होगी। मीडिया को सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा ये कि हम मान के चलें कि माइग्रेटरी बर्ड हर साल जाड़े में हमारे आएंगी, कभी कभी वो प्रॉब्लम लेके आ सकती है, वो हमारी पोल्ट्री में जा सकती है। नेचर ने बहुत से बीमारी कैसे फैलेगी उसके बड़ा उसने बैलेंस किया हुआ है। तालाब के पास अगर हमारी बत्तख घूमती है उसको आएगी, मोर जाके पानी पीता है उसको आएगा पहले, कौवे पानी पीते हैं उसको आएगा पहले। अब यही कौवे जो जाते हैं जगह जगह, लेकिन ये कहा जाए कि हवा से बीमारी जो है 500 फीट या 600 फीट जाएगी, नहीं जाती, बहुत थोड़ा इसका एरिया है। अच्छा, अगर बीमारी आ भी गई तो भारत सरकार ने काफ़ी अच्छे प्रोटोकॉल बनाए हुए कि कैसे इसको कंट्रोल करना है, कैसे इसको कंटेन करना है। अच्छा, तो उसको कंटेन करने के लिए ये है कि वो वहाँ पे 100% कलिंग कर देते हैं एक छोटे से दायरे। अब हमारी ईमानदारी ये है कि अगर हमारे यहाँ आ गई ये बीमारी तो हम फौरन गवर्नमेंट को बता दें ताकि वो गवर्नमेंट जो उसको कंट्रोल करे, और जब गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी तो वो अपने आप ये ख़त्म हो जाएगी, उसी जगह रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास ऐसा चिकन आ गया जो कि बर्ड फ्लू पॉजिटिव है, उसको आप पका के खाने जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। अंडा पका खाने जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा। रहा सवाल कि इस पर भारत सरकार वैक्सीन क्यों नहीं देगी। भारत सरकार ने अभी वैक्सीन दी है H9N2 की, ये कितने सालों से डिमांड की जा रही है। बिल्कुल सर, लेकिन अब जाके भारत सरकार ने दी है। तो लेकिन जो हमारे जो हाई HPI, वो लो LPI, जो हाई पैथोजेनिक वायरसेस हैं, इनके वैक्सीन के साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी म्यूटेट होकर ये अपनी शक्ल को बदल लेते हैं। हाँ, तो इसका मतलब हर 5 महीने 6 महीने के बाद हमें वैक्सीन बदलते रहना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। हम इसको फेस कर रहे हैं, जिस तरह करते रहे, आफ्टर ऑल एक टाइम आएगा कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। अच्छा, मेरी किसी से बात हो रही थी, जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। वो कहते हैं जैसे अंडे या चिकन की सरकार को अगर MSP तय कर दे तो उससे भी काफ़ी सहारा मिल सकता है उद्योग को। देखो, ऐसा है संजीव, MSP तय हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन MSP तय होने के बावजूद क्या वो रेट मिलता है? अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए, कभी मिला है, गेहूं में मिला है, मक्का में मिला है या बाजरा में मिला है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो। पहले एक मैकेनिज्म तो बने, एक ऐसी शुरुआत तो हो। नहीं, उसका देखो, इसका तरीका यही है कि आप कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, आज हमारे यहाँ पर कैपिटा कंजम्पशन 60 अंडे 65 अंडे की है बस। बाकी जापान को देख लो, 300 से ज़्यादा की है। मैक्सिको 360 अंडे। हमसे ज़्यादा खा रहे हैं नेपाल वाले, हमसे ज़्यादा पर कैपिटा कंजम्पशन बांग्लादेश की है, समझे? तो उसको देखते हुए हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है डेवलपमेंट का, लेकिन हम उसको ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। अंडा सबसे अच्छा सोर्स है कि अगर मेलन्यूट्रिशन को इंडिया से बाय बाय करवाना है तो अगर अंडे को मिड डे मील में शामिल किया जाए तो गरीब बच्चों को अगर बांटते हैं तो इससे बढ़िया। सही कह रहे हैं आप। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने इसको किया है शामिल, लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट में इसको अपोज किया जा रहा है कि आप जो है नॉन वेज फूड को कैसे देंगे, जब कोई गांधी जी अंडे को कह रहे हैं वेजिटेरियन है, क्योंकि जो अंडा कंजम्पशन में जाता है उससे आप बर्ड्स नहीं निकाल सकते। आप गेहूं एक मुट्ठी फेंक दीजिए, एक मुट्ठी से आप 100 मीट्रिक गेहूं पैदा कर लेंगे, लेकिन इस अंडे से आप कुछ नहीं निकाल सकते। तो वेजिटेरियन ये हुआ या गेहूं हुआ? बिल्कुल समझ गया। तो एक तो ये, दूसरा आप दही देख लें, हम खाते हैं दही, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं,
माइक्रोस्कोप पे देख लीजिए, बैक्टीरिया उसके अंदर कितने बैक्टीरिया देखेंगे, आप खा कैसे रहे उसको, वो भी तो जीव है। बिल्कुल lactobacillus। तो कई चीजें हैं। ये अगर दूध कैसे बन रहा है, सारा ब्लड पहले आता है वहाँ पे, वो व्हाइट में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल। तो हम उसको जब पी रहे हैं तो फिर किस बात का डर है हमें। अच्छा, रेयरिंग में अब चूंकि आप टेक्निकल हैं और आपसे मैंने बहुत सीखा, तो अभी जो रेयरिंग में बर्ड की रेयरिंग जो पालने में परेशानियां आती हैं फार्मर्स को, उनके समाधान के लिए क्या कर तो सकते वैसा कि हैं? अपने देश में जो फार्म खोलते हैं वो नकल करके खोलते हैं। बिल्कुल। हमें कोई भी ट्रेनिंग नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम। हमने देखा कि आपने पोल्ट्री किया है, आप साइकिल पे चलते थे, मोटरसाइकिल लाए तो जरूर यही फायदे की चीज है, भले आपने बैंक से पैसे ले रखे, समझिए कि नहीं, तो वो देख के फायदे की चीज के चक्कर में वो भी शुरू कर देते हैं। यूपी बिहार में जितने भी शेड बने हैं, इवन हमारे हरियाणा में भी, हमेशा हम कहते हैं जो पुरानी गलतियां उसको मत दोहराओ। हर एक ने जमीन के लेवल पे शेड बनाया है, जबकि कम से कम जमीन के लेवल से 2.5-3 फीट ऊंचा होना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल ब्रायलर फार्मिंग या लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं, बच्चे पालना चाहते हैं, तो 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए। तो फ्लड से भी बच सकते हैं, जो हर साल फ्लड। दूसरा अनफॉर्चुनेट क्या है कि हम फार्म शुरू कर देते हैं लेकिन हमें डिजीज के बारे में कुछ नहीं मालूम, कंसेप्ट नहीं मालूम। हम हमेशा व्हाट्सएप पे बहुत सी फोटोग्राफ आती है कि कौन सी बीमारी है बताइए, पोस्टमार्टम ही आपने सही नहीं किया, बीमारी क्या बताइए। तो एक इनको बेसिक एजुकेशन जो महंगी नहीं है, इनको दी जाए कि भैया पोस्टमार्टम करो, क्या क्या चीज को जो है कैसे दिखाना है उसको फोटो में दिखाओ। ठीक है, आजकल सुविधा बहुत है, व्हाट्सएप पे आप सारा काम निकाल सकते, निकालिए, कोई हर्ज नहीं। हम लोग बैठे हैं फ्री में आपको बताने के लिए, लेकिन कम से कम फोटोग्राफ तो सही दो, उसकी तो ट्रेनिंग ले लो कि पोस्टमार्टम कैसे किया जाए। दूसरा ये है, अगर आप देखें जब से ये टेलीविजन और ये टेलीफोन वगैरह आ गए हैं, तब से लोगों के पढ़ने की हैबिट खत्म हो गई। पोल्ट्री की मैगजीनें कितनी छप रही, कितने लोग पढ़ते हैं उसको, सारे आर्टिकल कौन पढ़ता है। नॉलेज गेन करने, नॉलेज डे हम हाँ अटेंड करने के लिए वहाँ चले जाएंगे, कितना अटेंड किया, कितना हमने गेन किया हमें नहीं मालूम, लेकिन मैगजीनों हमने देखा कुछ अच्छे प्रैक्टिकल आर्टिकल्स आते हैं, उनको कम से कम किसान पढ़ तो ले, और समझ में ना आए तो जिसने लिखा है उसको टेलीफोन करके बात करें। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई 2-3 बड़ी बातें जो हम सरकार से मांग रखें पोल्ट्री के भविष्य की बेहतरी के लिए, तो वो क्या हो सकती है? मेन तो ये है कि अंडे का और चिकन का कोई MSP प्राइस तय हो। बिल्कुल सही बात है। तो उससे क्या होगा, देखो अंडा चिकन का मतलब नहीं है, उससे तो बाजरा पैदा करने वाले, मक्का DOC पैदा करने वाले जितनी खले हैं, वो सारी पोल्ट्री में खपत होती है, उनको भी एक अच्छा प्राइस मिलेगा, उनमें उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं आएगा, उनको प्राइस, वो भी किसान से जुड़े हुए हैं और इसमें भी किसान से जुड़े हुए हैं, और खाने में क्या है, एक आम आदमी को अच्छी चीज मिलेगी। तो ये मेरा वही है कि इसके अंदर सरकार को ये देखना है कि जो नॉनवेज खाते हैं उसके अंदर, और सरकार को बैलेंस करना होगा बिल्कुल कि भाई क्या चीज में है और क्या हम दे रहे हैं। आजकल अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बहुत उठता है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत जनरेशन होता है, मिल जाएगी, इससे बहुत मिलेगी जी। जैसे आप ही मान लो एक फीड मिल चलाते हो, एक पेरेंट फ्लॉक भी है, इंटीग्रेशन भी करते हो, तो आपने भी सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया हुआ है, काफी लोग हैं हमारे पास। और इसी तरीके से आप जिनका सोया, मक्का, GRB, GNE जो भी खरीदते हो, तो उससे किसानों का भी फायदा होता है, तो उनको भी रोजगार मिलता है। बिल्कुल। दवा वाले, कंपनी वाले, उनको रोजगार मिलता है, उनको आप दवाइयों का ऑर्डर देते हो, या बहुत सारे ये ट्रक ओनर, लोडर, दुकानें हैं, ट्रक हैं, बेचने वाले हैं, अंडे की दुकानें आज घर घर में, अंडे की दुकानें हर जगह खुली पड़ी है, तो सर्दियों में पूरा अंडा बिकता ही है जी दुकानों पे। तो एक इंडस्ट्री से इतने ढेर सारे लोगों को रोजगार मिलता है, तो उस दिशा में भी मेरे ख्याल से सरकार को भी कुछ करना चाहिए और कुछ सोचना चाहिए कि अगर हम इसको बढ़ावा दें, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें या MSP निर्धारित करें। मेन बात यह है कि आज की डेट में चिकन प्राइसेस जो मार्केट में चिकन कंज्यूमर को मिल रहा है और जो फार्मर पैदा कर रहा है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है। या तो गवर्नमेंट इसके रेट को दिखाए, पब्लिक को बताए कि भाई ये रेट आ रहे हैं, अखबार में मेरे हिसाब से ये डेली रेट आने चाहिए, ताकि चिकन खरीदते समय चिकन वालों को ये पता हो
कि हम क्या ले रहे हैं। बिल्कुल सही है। जैसे आज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है मैं आपको बता रहा हूँ 85-88 है। लाइव चिकन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और लाइव चिकन हम बेच रहे हैं फार्म के ऊपर 70 रुपये का, 72 रुपये का, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो 15 रुपये किलो कम। और मार्केट में अगर वो ड्रेस चिकन जा रहा है 250 रुपये किलो बिक रहा है, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो अगर कन्वर्ट करके लगाएंगे ड्रेस करके लाइव चिकन को, तो वो ज़्यादा हार्डली मेरे हिसाब से 110-15 रुपये किलो पड़ेगी। तो 110-15 रुपये किलो का माल आप 250 रुपये किलो में बेच रहे हो, तो मीडिएटर भी बहुत तो ज़्यादा मीडिएटर इतना पैसा खा रहा है, इस वजह से इससे भी कंजम्पशन में गरीबों को फर्क पड़ता है। बिल्कुल कई बार तो सब्जियों से और बहुत सस्ता मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, आज की डेट में भी सब्जियों से सस्ता मिल रहा है। सही पीछे बात। बारिशें हुई तो उसमें सब्जियों से सस्ता रहा है चिकन। सही बात है। अच्छा, अपलिफ्टमेंट के लिए, फार्मर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए फेडरेशन और क्या क्या कदम उठा रही है और क्या क्या कर रही है फ्यूचर? देखिए, फार्मर के जो एक तो क्या है कि जो कॉमन समस्याएं हैं, जी खास तौर से 4-5 जो समस्याएं हैं। एक तो जैसे हमने पीछे जो है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर को जो ग्रोइंग चार्ज मिल रहा है, जी। तो हमारा कभी सरकार से या ये नहीं कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बंद होनी चाहिए या वो है। फार्मर को अलग अलग ऑप्शन मिलता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बट सही बात। हमारा हमेशा सरकार को है भी इस चीज के लिए कि भाई उसको क्या दिया जा रहा है, उसकी कॉस्टिंग जो है वो निकाली जाए। उस पर कोई ध्यान नहीं है कि भाई कोई भी आदमी काम कर रहा है, कोई 5 रुपए किलो दे रहा है, कोई 6 रुपए किलो, जो उसकी मर्जी आज कर रहा है। अब बिल्कुल। उसमें क्या है कि फार्मर की कॉस्टिंग निकल रही, तो उस पर हमने ध्यान दिया। तो हम्म, सरकार ने जो है वो गाइडलाइन का जो एक ड्राफ्ट जो वो दे दिया है, उस पर इंडस्ट्री के भी जो सुझाव है वो उनके पास जा चुके हैं, और सरकार के पास भी सुझाव के लगभग हमारी जानकारी के अनुसार 8,000 के आसपास उनके पास पत्र पहुंचे हैं कि भाई ये सुझाव है। ओके। तो जो भी कॉमन समस्या है उसके ऊपर हम लोग जो है वो ध्यान दे रहे हैं कि भले वो इंटीग्रेशन की समस्या हो, भले वो अपने फार्मर के भी, जैसे इंडस्ट्री में लोगों के लाइसेंस नहीं है, हाँ जो जी। मीट शॉप है उसके लाइसेंस नहीं है, जी जी। उसके ऊपर जो है वो ध्यान दे रहा है। ये भी एक देश की प्रॉब्लम है। हम्म और एक अपनी जो अपना खास तौर से जो चिक की प्राइस है, क्योंकि जो हम्म डे ओल्ड चिक की प्राइस है वो कभी प्राइस जो है वो मतलब ये एक मोनोपोली मार्केट होने की वजह से हम्म। अ, भाई फार्मर जो है वो अनफेयर कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है बिल्कुल कि भाई बिल्कुल। चूजा फार्मर के पास में उसी कंपनी से ही आता है कि हम्म जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, हम्म। उसी से वो प्रोडक्ट बनता है, और जब रिटेलर जो है वो मार्केट में बेचने जाता है तो उसको उसी इसके से कंपटीशन करना पड़ता है। सही तो बात। इसको हम अनफेयर कंपटीशन है। भाई चूजा लेता है वो मार्केट से फीड लेता है, दवाई लेता है, जब मुर्गा बेचने जाता है तो वो हम्म कहता है कि भाई ठीक है भाई ये बाजार का भाव, वो कहता है इसमें वो कंपनी भी दे रही है। तो हम्म। पता लगा कि भाई वो उस कंपनी से उसने चूजा ही लिया है, तो उसी से वो वापस मुर्गा तैयार करके कंपटीशन का हो रहा है। तो इस चीज को भी हम सरकार को एड्रेस कर रहे हैं। तो कॉमन समस्याओं के ऊपर हम अपलिफ्टमेंट की और उसकी बातचीत कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सर दो समस्याएं और हैं जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। पहला तो ये है कि क्या हम अंडे की या चिकन की कोई सरकार से एमएसपी की मांग करें। अगर हर देखिए कमोडिटी का, इसमें गेहूं चावल दाल सब चीज़ों की कमोडिटी है, सब कमोडिटी है, तो हमारा जो प्रोड्यूस है, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका कोई भी एमएसपी तो है नहीं, कोई प्राइस भी नहीं होता। कई इंटीग्रेटर्स मैंने देखा है, मेरी आपसे बात भी हुई थी एक बार, कि कोई 100 रुपए किलो मुर्गा बेचता है, कोई दूसरा 95 का कर देता है, कोई 90 का कर देता है। तो आपस में ही कंपटीशन में ही फार्मर्स का नुकसान हो रहा है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट गवर्नमेंट से आप लोग बात करें कि कम से कम ये जो दो प्रोड्यूस हैं इसका कोई एमएसपी हो जाए सरकार की तरफ से, तो उससे भी फार्मर्स का भला हो सकता है। देखिए अभी तो सबसे पहले मार्केटिंग की जो अपन बात है कि मार्केटिंग में बहुत सारा अभी कुछ करने की जरूरत है। जी। क्योंकि मैं इंडस्ट्री कहती है कि ओवर प्रोडक्शन है, मैं नहीं मानता हूं कि ओवर प्रोडक्शन है। ठीक बिल्कुल। है, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन अभी अगर हम देखें, अपना कंजप्शन का पैटर्न देखें कि भाई हम्म हमारे पर कैपिटा जो कंजप्शन है चिकन का है और एक का है, तो जो हमारी इंडियन मेडिकल रिसर्च जो कहती है, सॉरी आईसीएमआर जो कहती है, उससे हम अभी बहुत पीछे हैं। बहुत और पीछे। दूसरे जो कंट्रीज हैं, जो हमारी कैटेगरी के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो कंजप्शन में कहाँ है, तो अभी हमारे यहाँ पर स्कोप बहुत ज्यादा है।
तो उस करके यह है कि हम अपने जो प्रोडक्ट है कि भाई अभी जैसे हम बात करते हैं कि फार्म से जो लाइव बर्ड का रेट है नॉर्थ इंडिया में वो लगभग 70 72 रुपए 75 रुपए लाइव बर्ड का रेट है। और आम कंज्यूमर है उसको तो मिल रहा है 170 रुपए 180 रुपए 190 रुपए 200 रुपए किलो मिल रहा है। तो एक जो बहुत बड़ा गैप है प्राइस का, इस गैप को लोग कंज्यूमर को अवेयर करने की जरूरत है। जब कंज्यूमर को ये मालूम चलेगा कि फार्म गेट जो है वो 70 72 75 रुपया है, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो रिटेलर से जहां से वो मटेरियल ले रहा है उससे वो ऑटोमेटिक जो है वो झगड़ा करेगा कि भैया ठीक है भाई देखो फार्म से किसान से ये चीज ये आज 75 रुपए का भाव है और तुम 200 रुपए ले रहे हो भैया, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो जाएगा। जैसे आप साउथ में देखेंगे तो साउथ में जो है ये चीज पब्लिश होती है तो वहां का आप कंजप्शन देखें कि भाई साउथ का कंजप्शन कितना ज्यादा है। 90% 95% 80% जो है वो कंजप्शन है हमारे नॉर्थ में। नॉर्थ का अगर हम कंजप्शन देखें तो वो कंजप्शन अपना अंडर 50% है कि भाई 50% आबादी जो है वो नॉनवेज लेती है। तो इस करके एक तो क्या है कि पब्लिक को जो कंज्यूमर है उसको प्राइस जो है वो डे टू डे प्राइस जो है वो जाए। और दूसरा ये है कि उसको भाई हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें जो प्रोटीन का जो महत्व है कि भाई हमारे देश की मोर देन 80% पॉपुलेशन जो है वो डेली प्रोटीन नीड के बारे में अवेयर नहीं है। और 70% लोगों की डाइट में प्रोटीन जो है वो डेफिशिएट है। बिल्कुल। अब प्रोटीन का महत्व हम लोगों को कोरोना ने सबसे पहले बताया कि प्रोटीन की शरीर को कितनी जरूरत है, कि प्रोटीन से ही जो है वो इम्यूनिटी बनती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि चिकन और अंडा है जो प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत है। अच्छा, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी हम पोल्ट्री फार्मर्स की बेहतरी के लिए जो चैलेंजेज हैं उनसे और कैसे निपट सकते हैं और कैसे उनसे बाहर आ सकते हैं? क्या चैलेंजेज हैं आपके हिसाब से फिलहाल पोल्ट्री में? देखिए, पोल्ट्री के और बहुत सारे चैलेंज को या ब्रीड को बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज किया गया है। उसके ऊपर चैलेंज यही है, जो मार्केटिंग का चैलेंज है वो तो अपनी जगह पे है ही, दिस वर्सेस योर कंजम्पशन एंड डिमांड। ऐसे टू वेज, आइदर हम कंजम्पशन इतनी बढ़ा लें अपनी स्टेट की, इंडिया की, कि हमारा सारा कंज्यूम मटेरियल यही हो जाए और ये प्रोटीन रिच डाइट हम लोग सब लोग ये सब। तो ऐसा नहीं हो पा रहा है अभी फिलहाल कुछ पिछले 10 सालों में। सबकी तरफ से अपील भी रखा है, कोरोना टाइम के अंदर बहुत सारी सरकारों ने इसको मिड डे मील के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया है, बट स्टिल वो कंजम्पशन नहीं। लेकिन जब ये चीज फर्दर प्रोपोगेट होगी कि हाँ हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की चीजें, मीट क्वालिटी जो है वो दे पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इस प्रोग्रेसिव वर्ल्ड के अंदर जहाँ लोगों के पास टाइम कम है, इजी टू कुक डाइट है, इसका इंक्लूजन हो जाएगा बहुत जल्दी, आप ये मान सकते हैं। लेकिन जो चैलेंज है वो दिन प्रतिदिन क्या है कि परफॉर्मेंस के चलते चैलेंज बढ़ जाता है। जिस बर्ड को पहले तैयार होने में लेट से कि आप 40 दिन लगते थे, आज वो ऑलमोस्ट 1 किलो का 20-22 दिन के अंदर हो जाता है। तो उसके जो चैलेंज बढ़े, उस चैलेंज के अंदर क्या है कि इन्वायरमेंट के अंदर जो वायरस है, वायरल लोड बहुत ज्यादा है। कोरोना काल के अंदर ये सभी को पता है कि वायरल लोड जो है, क्योंकि कोरोना तो मतलब आईबी की तरह पोल्ट्री के अंदर तो ऑलमोस्ट 1930 से उजागर है, तो हम तो उससे स्ट्रगल कर ही रहे हैं। जैसा जानते हैं आप, रीजन बात आपने रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट CRDX IR एक्सटेंसिव रिलीफ के लिए प्रोडक्ट दिया है, जो कि बॉडी के सिस्टम में भी काम करता है, जो कि अपनी तरह से सिंपल सिंगल प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो सिस्टम में भी काम करे। तो प्रॉब्लम इज दिस कि वायरल लोड जो है वो कहीं से भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कितना भी आप अपनी बायोसिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें, तो उसको जो अल्टीमेटली व्हेन इट इज एंटर द बॉडी और कम टू द सिस्टम इन द कॉन्टैक्ट विद द बर्ड्स, so you have to strengthen your bird. To strengthen a bird is a immunity, and immunity is not the single immunity point I'm talking of. I am talking strengthening the immunity from all the corners. Because many companies says ki, okay, many people says ki immunomodulation. Perhaps I don't believe ki immunomodulation can be done from the pharmaceutical or from the medicine side. We can only strengthen the system with our nutrition kind of a thing, right? And which can lead to the total immunity. So this total immunity concept, which has been given by us, followed by many, but still deliverance is less versus the requirement, what I believe. But only challenge will remain going ahead. Definitely the personal immunity. For every disease, every mutation, for everything, you cannot produce your new molecules and come up with that. Right? The only thing is your own resistance and body immunity can help. कोरोना के केस में भी यही हुआ कि हम सिर्फ अपनी इम्यूनिटी बढ़ा पाए, बीमारी से बचने के लिए कोई इलाज नहीं है। ऐसे ही पोल्ट्री में भी यही है कि अगर हम जैसे
आप तो जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा फील्ड से, ग्रास रूट लेवल के फार्मर से जुड़े हुए हैं, तो इट इज नॉट ओनली रिस्पिरेटरी, it जी is जी not only weight, it is not only E. coli, it is not only salmonella, it is not only mycoplasma, it is not the enteritis, it is not only the wing rot. There's a various number of problems which may be living together but emerging only and only when your immunity level are down. immunity is Right. To compromised. strengthening the immunity by virtue of your feed additives, it is not adequately possible what my perception or my envisions goes. Otherwise, this might, if would all things would have been taken care of, so there should not be any apparent, you can say, disease, Hmm. Right. right? Any healthy person can find any kind of disease, right? So if you are giving adequate ration with all this requirement which is matching up, and you can encounter any kind of issues or any kind of problem, but certainly going forward, our immunity part would play a rather very big role where we can avoid any kind of further medication. What is this? Once the medication is required, means therapeutic medication is required, it means farmer is already in the loss. The Right. quality of meat is already gone. So going ahead, the challenge will be the productivity with the quality matching with the world standards. So my take home is like this, and we are desperately working on this. And our basket is having these all kind of products where we can rear a bird without any antibiotic use. This is our foremost prerogative, and we are very progressively working on this, and we are getting a very good response from our counterparts. Only thing is, we cannot reach to the every nook and corner. Perhaps your this video maybe further educate the people, and they can contact region backups or their regional representative, or through our web link or something like WhatsApp and all channels. But they must progressively work towards that. That is my request and humble submission. बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। अच्छे प्रोडक्ट बनाते रहिए और पोल्ट्री इंडस्ट्री को ऐसे ही हमने मिल के आगे बढ़ाना है। हम भी लगे हुए हैं, आप भी अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम लोग यूज भी करते हैं, करवाते हैं। एज ए कंसल्टेंट मैं भी आपके कुछ प्रोडक्ट यूज करवाता हूँ एंड रियली दे आर वेरी गुड। नमस्कार, थैंक यू। लाइन में तो अभी क्या चैलेंजेस हैं और उनसे कैसे हम, क्या सुझाव है आपका, कैसे उससे उभरें? देखिए संजीव जी, हमारी इंडस्ट्री की, पोल्ट्री इंडस्ट्री की विडंबना, एक बहुत बड़ी विडंबना है कि ये बहुत ही बड़े वॉल्यूम की इंडस्ट्री होते हुए भी आज तक गवर्नमेंट की तरफ से इस इंडस्ट्री को ना तो फार्मिंग का दर्जा दिया गया है, ना ही इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, ना ही किसी तरह की कोई वित्तीय सहायता गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पोल्ट्री फार्मरों को, फीड मिलर्स को, हैचरी ऑनर्स को, या हम लोग ये एक लाइन में कह दें कि पूरे पोल्ट्री उद्योग को कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली। नंबर 1। नंबर 2 में एक जो सबसे बड़ा जो थ्रेट आता है पोल्ट्री इंडस्ट्री का, जो एंड प्रोडक्ट है, चाहे तो वो मीट की शक्ल में हो या एग की शक्ल में हो, उसका एमएसपी आज तक फिक्स नहीं हो पाया। बिल्कुल सही। और हमारा फार्मर भाई अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद उसको पता ही नहीं होता कि मुझे किस कॉस्ट के ऊपर इस प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। कारण एंड प्रोडक्ट की मार्केट के ऊपर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। और संजीव जी, सो मेनी प्लेसेस ऐसा देखा गया है कि फार्मर भाइयों को, चूंकि ये एक पेरिशेबल आइटम है, इसको हम अपनी, या हमारा कोई भी फार्मर अपने किसी भी प्रोडक्शन को, चाहे तो वो एग है या उसका तैयार बर्ड है जो मीट की शक्ल में मार्केट में बिकना है, बहुत ज्यादा समय तक अपने पास स्टोर नहीं कर सकता और उसको तुरंत मार्केट की पोजीशन जैसी भी हो, लेकिन उसका जब माल तैयार हो गया तो उसको बेचना ही पड़ता है। और बहुत सारे प्लेसेस में, बहुत सारे टाइम पे ऐसा देखा गया है कि कॉस्ट से भी कम कीमत के ऊपर फार्मर भाइयों को अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है इस पोल्ट्री इंडस्ट्री को। नंबर 2 में पोल्ट्री इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल्स हैं, इंग्रेडिएंट, ये इतने ज्यादा प्लस माइनस होते रहते हैं। ये कमोडिटी के ऊपर किसी का, ना तो सरकार, जैसा मैंने कहा, कि कोई ध्यान दे रही है कि हमारे फार्मर को सपोज करिए मेज चाहिए, मक्का चाहिए, कोई प्राइस फिक्स नहीं है। कभी वो 25 रुपए, 27 रुपए, 28 रुपए हो जाता है, तो कभी वो 24 रुपए होगा। तो इसलिए इस इंडस्ट्री में जो सबसे थ्रेट अपार्ट फ्रॉम डिजीज जो आती है, वो एक कुदरत की तरफ से मार है
फार्मर के ऊपर, ये बहुत बड़ा थ्रेट है और इसका बहुत बड़ा पीड़ित है हमारा फार्मर। वो बेचारा कभी भी 3 फ्लॉक में अगर वो कमाता है तो 2 फ्लॉक में नुकसान देख के वो एट चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखें तो हम नुकसान से बच सकते हैं, और अगर फायदा होगा तो फायदा ज्यादा ले सकते हैं, मुनाफा ज्यादा ले सकते हैं अगर हम क्वालिटी फीड देते हैं और अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखते हैं और अपना VCR जो वैल्यू कन्वर्जन रेशियो आप बता रहे थे उस पे काम करें रादर देन FCR के। इसी चीज के लिए मैंने अभी आपको पहले अर्ज किया था कि हम लोग जो सालों से इसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम अपने फार्मर भाइयों को विद द हेल्प ऑफ आवर कॉन्सेंट्रेट्स हम किस तरह उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेस करवाएं। चूंकि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारा एंड प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमारा उस मार्केट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब हम अपनी परचेज कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर कम से कम कर लेते हैं तो हम विन विन सिचुएशन में आते हैं, अदरवाइज बहुत दिक्कत है। थैंक यू लामना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत। तो आखिर में डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते हैं, जैसे जो ये समस्याएं तो तमाम हैं। ब्रायलर फार्मर को अपने चिकन की कॉस्ट कभी कभी पूरी नहीं मिल पाती, अक्सर वो घाटे में रहता है। अंडा उत्पादक को अंडे की कॉस्ट पूरी नहीं मिल पाती, वो भी अमूमन लॉस में रहता है। ऐसे चिक्स वाले उनको भी कभी उसकी कीमत मिली कभी नहीं मिली। अनइवन डिमांड सप्लाई का ये सारा गणित है। इससे उबरने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हम कौन कौन सी कोशिश, कम से कम एक शुरुआत तो कर सकते हैं, उसके बारे में आपके क्या सुझाव हैं? ऐसा है कि जितने भी इंटीग्रेशन वाले आ रहे हैं इनके पास पैसा बहुत है जी। अगर नहीं भी है तो वर्ल्ड बैंक से ले आते हैं ये। ठीक है भाई, ये लोग मार्केटिंग में आए, प्रोडक्शन तो कोई भी कर सकता है। सही है। टाइसन का कहना ये है कि आप मार्केटिंग कीजिए, प्रोडक्शन अपने आप हो जाएगी। अपने आप हो जाएगी, समझिए। प्रोडक्शन तो जब आप मार्केटिंग करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन अपने आप हो जाएगी। लेकिन हमारा कंसेप्ट उल्टा है, हम प्रोडक्शन करेंगे, मार्केटिंग गाजीपुर मंडी करे, मंडी वाला करे या कांटे वाला करे। बिल्कुल समझिए, हमारे यहाँ ये कंसेप्ट चल रहा है, इसलिए हम पिट रहे हैं। और यही वजह है कि आज चली सदियों से एग्रीकल्चर फार्मर की हालत देख लो। प्रोड्यूस वो करता है, प्रॉफिट कौन ले रहा है? मीडिएटर ले रहा है, वही यहाँ हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर हम नहीं ले रहे। ठीक है, सरकार MSP ले आए, सब कुछ करे, लेकिन जब ओवर प्रोडक्शन कौन करता है? हम ही तो करते हैं। तो आप ये देख लीजिए, कोई ये डिमांड जो है कोई रबड़ का गुब्बारा नहीं कि आप जितना चाहे हवा बरसेगा। जब ज़्यादा हवा भरेंगे फटेगा वो, तो वो फट रहा है। आप 4.5 किलो 5 किलो का ब्रॉयलर तैयार किए हैं, फोटो भेज रहे हैं कि हमारा 5 किलो का ब्रॉयलर हो गया, बड़ी खुशी की बात है। खाएगा कौन उस भैंस को? इट इज जस्ट लाइक ए भैंस मीट। कौन खाने जा रहा है उसको? इसलिए मार्केट पिटती है। हर एक को मालूम है कि नवरात्रि श्राद्ध में मेजॉरिटी कम्युनिटी नहीं खाती। भैया क्यों आपने पूरा फॉर्म भर लिया? नवरात्रि श्राद्ध में रेट अच्छा था, दशहरे के बाद इमीडिएटली रेट घटना शुरू हो गया। वजह क्या है? हमने नवरात्रि श्राद्ध में रेट अच्छा इसलिए था, ये सोच के कि दशहरे के बाद अच्छा रेट मिलेगा, हमने उसको रोका। दशहरे के बाद जब वो हाथी बन करके आया मार्केट में, मार्केट पिटती गई। अब आपको 2 किलो का एक मुर्गा चाहिए था या 2 किलो के 2 मुर्गे चाहिए थे। अब आप मार्केट में गए तो वहाँ 4 किलो का एक है, तो आप एक ही तो लाएंगे, वो एक तो सरप्लस कर दिया आपने। समझिए, ये सब चीज़ें ये हमें सोचनी चाहिए। और ये नवरात्रि श्राद्ध की मेजॉरिटी, जब हमें मालूम है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी इन दिनों में नहीं करती, हम क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम उसको कम करें। हमारे यहाँ लेबोरेटरीज कम है, हमारे यहाँ कंसल्टेंट हैं, और कहना तो नहीं चाहिए, ज़्यादातर वो जो दवा की कमीशन है उसके ऊपर उनकी फीस जो है डिपेंड करती। तो दवाएं भी फालतू लिखी जा रही हैं। बहुत सी दवा बैन कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को, वो भी एंटीबायोटिक जैसे है। क्या जरूरत है आप एंटीबायोटिक बार बार लगा दें? क्यों लगा रहे हैं? जहाँ जरूरत है वहाँ लगा दीजिए। तो ये सब चीज़ें बैन होनी चाहिए, तो उसको करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो फील्ड में कंसल्टेंट हैं अच्छे भी हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट है कि भाई एक बीमारी है 3 दवाएं लिख दी आपने, कुछ मेरे पास ऐसे से पर्चे आए जहाँ 6-7 दवाएं लिखी होंगी। किस लिए, क्यों लिखी गई? सिर्फ इसलिए कि हमारा कमीशन होना चाहिए।
देखो मेरे हिसाब से दिखते यही है, एक तो फीड के रेट बहुत ज़्यादा है इसमें ना, गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि फीड के रेट आसपास चलें, और एक मंडी कई बार बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है जिससे फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और तो जो सारे लॉसेज हैं, एक आसपास गवर्नमेंट को ऐसा भी करना चाहिए कि भी पोल्ट्री के डॉक्टर यहाँ हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में अपॉइंटमेंट करें और वो यहाँ देखें, ताकि फार्मर को गुड़गांव दिल्ली कहीं दूर ना भागना पड़े उसको लेके। तो दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में हमने इस इंडस्ट्री के जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनसे बात करने की कोशिश की और उनकी समस्याओं को जानने, समझने और उसके समाधान के लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो बात करने की कोशिश करी। उम्मीद है कि आपको ये प्रयास पसंद आएगा और आपका भी अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। अपने लोगों से बात करें, अपने पास के फीड मिलर से, कंसल्टेंट से, दवाई वाले से, जहाँ से भी आपकी समस्या का समाधान निकल सकता है वहाँ से बात करें। और मुझे उम्मीद है कि हम सब एक साथ मिलकर इस इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाएंगे, एक नई बुलंदी पे पहुंचाएंगे।